find the equation of sphere. Passing through the points through the points 0 0 0, दूसरा पॉइंट है -a-b-c, तीसरा पॉइंट a-b और c, चौथा पॉइंट a-b-c। इन चार बिंदुओं से गुजरने वाले स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है। आल्सो फाइंड इट्स रेडियस। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं अपन। तो चार बिंदुओं से गुजरने वाले स्फीयर का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन मान लेंगे कि स्फीयर का जनरल इक्वेशन, लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर, क्योंकि आपको पता है स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करने का मतलब है चार चीजें फाइंड करना है, u, v, w और d के वैल्यूज। तो चार पॉइंट से आप इसको पास करेंगे, वहां से ये सारी चीजें फाइंड करेंगे। तो लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर, सपोज स्फीयर का इक्वेशन मैं इस तरह से मान रहा हूं, लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। सपोज ये स्फीयर का इक्वेशन अपन ने मान लिया नंबर 1। इसको इन पॉइंट से अगर पास करें तो सबसे पहले 0 0 0, इस पॉइंट से अगर इक्वेशन को पास करें अपन तो क्या आएगा अपने पास, 0 0 पॉइंट रखेंगे अपन इसमें, तो d इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के। तो एक वैल्यू तो अब यहां से क्लियर है कि जब भी स्फीयर ओरिजिन से पास होगा उसके लिए d की वैल्यू क्या होगी, 0। दूसरा पॉइंट में लूं -a, b और c, इस पॉइंट से अगर स्फीयर पास हो रहा है -a-b-c से, तो क्या आएगा मेरे पास, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2ua प्लस 2vb प्लस 2wc इक्वल टू 0, क्योंकि d की वैल्यू 0 हो चुकी है। ठीक है, d की वैल्यू अपने पास क्या आ चुकी है, 0। दूसरा पॉइंट में लूं, दूसरा पॉइंट ये था a माइनस b और c, इसको जब रखेंगे स्फीयर पर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ua माइनस 2v इंटू b और प्लस 2wc इक्वल टू 0, ये रिलेशन आ गया। तीसरा पॉइंट अपन ले ab माइनस c, इस d की वैल्यू 0 हो गई ना, d ऊपर आ चुका ना 0। ab माइनस c जब इसमें रखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ua प्लस 2v इंटू b और माइनस 2wc इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ये मेरे पास बन गए। तो d की वैल्यू तो मेरे पास आ चुकी, u, v और w ये वैल्यू और मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, a, b, c, और ये तो आपको पॉइंट दे रखे हैं, तो ये फिक्स वैल्यूज हैं। तो किस तरह से आप निकालोगे, देखो अगर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को मैं ऐड करूं, 2 प्लस 3 अगर अपन करें, 2 प्लस 3 इंप्लाइज क्या आएगा, देखो 2 प्लस 3 कर रहे हैं तो 2 इंटू क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये बना, और 2ua माइनस का इधर प्लस का कैंसिल हो गया, 2vb भी कैंसिल हो गया, 2wc प्लस 2wc तो 4wc आ रहा है। ठीक है, प्लस 4wc इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। यहां से मैं फाइंड कर सकता हूं दिस इंप्लाइज
माइनस 4WC इक्वल टू किसके आ गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया और यहां से मैं लिख सकता हूं 2W इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन क्या आ गया सी अपॉन सी। 2W की वैल्यू आ गई, ठीक है, W निकालो या 2W कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब वापस रखोगे स्फीयर के इक्वेशन में तो 2U आ रहा है, वहां पर 2VY आ रहा है, 2WZ आ रहा है, तो सीधा 2W की वैल्यू रख देंगे अपन फर्स्ट में बाद में। तो ये मेरे पास 2W की वैल्यू आ गई। इसी तरह से जब बाकी इक्वेशंस को करोगे आप देखो, अगर इक्वेशन 2 और 4 को अपन ऐड करें, 2 प्लस 4 जब करेंगे अपन 2 प्लस 4, तो 2 प्लस 4 में एक तो क्या 2UA कैंसिल हो जाएगा, 2WC कैंसिल हो जाएगा, तो B की टर्म वहां पर बचेगी, ठीक है, V वाली टर्म। तो वहां से 2V इक्वल टू किसके आ जाएगा इसी तरह से माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन क्या बच जाएगा, वहां पर B बचेगा। और इसी तरह से जब इक्वेशन 3 और 4 को अपन ऐड करेंगे, 3 प्लस 4, तो वहां से मेरे पास आएगा 2U इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और अपॉन ए। तो 2U 2V 2W और D की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास 0 आ चुकी है। ये सारी वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहा हूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास यूजिंग इन इक्वेशन 1 ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2U। तो 2U की वैल्यू मैं रख रहा हूं यहां पर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए इंटू एक्स, 2UX हो गया, प्लस 2VY, तो 2V की वैल्यू रखें तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी इंटू वाई। फिर 2W की वैल्यू तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी इंटू जेड और D 0 हो गया इक्वल टू 0। ये स्फीयर का इक्वेशन अपने पास इस फॉर्म में यहां पर आया। इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है सभी में से, और इधर क्या बचा देखो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 0। तो ये अपने पास स्फीयर का इक्वेशन आ गया जो दिए गए 4 बिंदुओं से पास होता है। एक और जो चीज इसमें अपने को फाइंड करनी है वो है रेडियस। तो इस स्फीयर की रेडियस कैसे निकालोगे, तो रेडियस फाइंड करने से पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा मुझे, सेंटर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे यहां पर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। भाई अगर स्फीयर का इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2UX प्लस 2VY प्लस 2WZ प्लस D इक्वल टू 0, उस केस में स्फीयर के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। तो माइनस यू की वैल्यू किसके बराबर है, देखो आप माइनस यू किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2A। यू की वैल्यू देखो ये आ जाएगी मेरे पास, यानी कि क्या बनेगा देखो, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बने मेरे पास, ये 2U की वैल्यू थी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2A अपॉन 2A। देखिए आप 2U इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, तो U इक्वल टू किसका हो गया, माइनस इसका, और जब माइनस U करना है आपको तो प्लस का आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2A। इसी तरह से माइनस V क्या रहेगा अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2B, और माइनस W की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए, D की वैल्यू 0 है, तो रेडियस देखो क्या होगी, रेडियस इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो इस फॉर्मूले के अंदर अपन सारी वैल्यूज रखेंगे, इक्वल टू रूट यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर सब में आएगा ये,
अपॉन फोर भी सब में आएगा, और क्या बचेगा देखो फर्स्ट वाली टर्म में तो 1/a², सेकंड वाली टर्म में 1/b², थर्ड वाली टर्म में 1/c², माइनस डी करोगे तो डी की वैल्यू तो 0 है, तो ये स्क्वायर रूट मेरे पास आ गया। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दें स्क्वायर वाली टर्म्स को, तो क्या बनेगा देखो, ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² अपॉन 2 और इंटू रूट 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। तो ये इस स्फीयर की क्या हो गई, रेडियस हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो 4 पॉइंट्स आपको यहां पर दे रखे थे, इन 4 बिंदुओं से गुजरने वाले स्फीयर का आपको समीकरण फाइंड करना था। स्फीयर का जनरल इक्वेशन अपन ने मान लिया, चारों पॉइंट से उसको पास करवा दिया, और 4 चीजें आपको इसमें निकालनी थी, u, v, w और d। ये सारी वैल्यूज फाइंड करके वापस इक्वेशन में रख दिया, और फिर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल कर क्या निकाली अपन ने, रेडियस इसकी फाइंड की। अगर क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे फॉर्म में भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो वो भी मैं नोट करवा देता हूं आपको। इस तरह से क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन of the sphere circumscribing ठीक है, circumscribing का मतलब है परिगत टेट्राहेड्रन तो टेट्राहेड्रन होता है चतुष्फलक। whose faces are फेसेस दे रखे हैं इसकी, क्या क्या देखो, y/b प्लस z/c इक्वल टू 0 पहली फेस। सेकंड दे रखी है z/c प्लस x/a इक्वल टू 0। थर्ड फेस है x/a प्लस y/b इक्वल टू 0। और फोर्थ फेस है x/a y/b z/c इक्वल टू 1। ये कह रहा है कि उस चतुष्फलक का इक्वेशन या चतुष्फलक को परिगत करने वाला स्फीयर है। ठीक है, तो ये जो टेट्राहेड्रन बनता है चतुष्फलक, ये इस तरह का बनता है, देखो इस तरह की शेप बनती है। ये ठीक है, इसमें 4 फलकें होती है। ठीक है, एक तो फलक जो इस प्लेन के ऊपर है, एक ये साइड वाली फलक, एक ये साइड वाली फलक, एक ये पॉइंट उठा हुआ है ऊपर। ठीक है, पॉइंट ये उठा हुआ है, तो ये 1 2 3 फलकें तो दिखाई दे रही है। एक फलक ये जिस पर ये रखा हुआ है, जिस प्लेन पर रखा हुआ है, वो इसकी एक फलक होगी। तो ये अगर 4 इसके अंदर फलक बन रहे हैं, फेसेज बन रहे हैं, तो 4 फेसेज के इक्वेशंस दे रखे हैं आपको, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब ये पॉइंट्स अगर अपन इसको परिगत करने वाले स्फीयर का इक्वेशन निकालना है, यानी कि इन चारों बिंदुओं से गुजरने वाला जो स्फीयर है उसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो इन पॉइंट से गुजरने वाले स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इन चारों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स आपको पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, इनके इंटरसेक्शन से निकालेंगे। ये जो इक्वेशंस आपको दे रखी है, इनके इंटरसेक्शन से अपन पॉइंट्स फाइंड करेंगे। जैसे फर्स्ट और सेकंड को आप देखें, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट हो गया, इसको मैंने सेकंड कह दिया, इसको मैं थर्ड मान लेता हूं, इस रिलेशन को मैंने 4 मान लिया। तो अगर फर्स्ट और सेकंड को मैं देखूं, 1 - 2 अगर मैं करूं, 1 - 2 तो क्या आ रहा है देखो, 1 - 2 जब करोगे तो z/c वाली टर्म तो कैंसिल, ये बचेगा y/b माइनस x/a इक्वल टू 0 अगर 1 - 2 कर रहा हूं तो। और इसके साथ अगर मैं थर्ड को लिखूं, थर्ड क्या है मेरे पास देखो, x/a किसका है, प्लस का, y/b थर्ड के अंदर क्या है, प्लस का, इक्वल टू 0। और फिर इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं,
दोनों को अपन क्या करें, ऐड करें, तो ये टर्म तो कैंसिल, क्या बचेगा यहां से 2y अपॉन बी इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू किसके आ गया, 0 के, y इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू 0 मेरे पास आ गई, y की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो मैं किसी एक इक्वेशन में रख देता हूं, जैसे इसके अंदर मैंने रख दिया, तो इसमें जब रखोगे y की वैल्यू 0 तो x भी क्या आ गया 0, x इक्वल टू 0। इसी तरह से जब ऊपर वाले इक्वेशन में या फिर x की वैल्यू अगर 0 मैं किसी दूसरे सपोज सेकंड रिलेशन में रखूं, सेकंड वाले रिलेशन में x इक्वल टू अगर 0 रखूं तो z की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0, तो x y z तीनों पॉइंट 0 आ गए इस केस में, यानी कि एक पॉइंट तो क्या बन गया 0 0 0, एक तो ये आ गया, ठीक है, एक पॉइंट। इसी तरह से कौन सी, ये थर्ड वाली इक्वेशन लिख दी ना मैंने, ये इक्वेशन थर्ड क्या है, हाँ थर्ड इक्वेशन लिख दी मैंने, y अपॉन बी के नीचे y अपॉन बी वाली टर्म लिख दी, ये बिल्कुल आ सकता है, अभी कर रहे हैं ये काम भी, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। तो एक पॉइंट तो अपने पास क्या आ गया 0 0 0। अब आप देखो, आपको ये दे रखा है कि भाई y अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी क्या है 0 के बराबर है, तो y अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी को यहां आप जो कह रहे हो यहां जैसे जैसे ही आप रखोगे तो ये तो 0 हो गया, x अपॉन ए इक्वल टू 1 बचेगा, यानी x इक्वल टू किसके आ गया a के, x इक्वल टू किसके आ गया a के। अब किसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखूं मैं, x इक्वल टू ए सपोज मैंने किस में रख दी सेकंड में, x अपॉन ए में किस में रख रहा हूं सेकंड में, तो z इक्वल टू किसके आ गया माइनस सी के, z इक्वल टू माइनस सी। और ये दोनों वैल्यू जब मैं आप यहां पर रखूंगा इसमें, जैसे इसी इक्वेशन के अंदर रख देता हूं, देखो थर्ड वाले इक्वेशन में x इक्वल टू क्या रख दिया मैंने a, तो a अपॉन ए क्या हो गया 1, और z इक्वल टू किसके रख दिया मैंने माइनस सी के, तो -1 तो कैंसिल, और y इक्वल टू किसके आ जाएगा b के, y इक्वल टू b, यानी कि पॉइंट क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू a, y की वैल्यू क्या आ गई b, और z क्या आ गया -c, ठीक है, ये है। इसी तरह से आप दूसरा इक्वेशन उठाओगे, दूसरे इक्वेशन से इसको आप इसमें ले जाकर रखोगे यहां पर और फिर सिंप्लीफाई करोगे, तो पॉइंट्स आपको इस तरह के मिलेंगे। देखो ये अब आप कर सकते हो, रख रख के सारी वैल्यू देख सकते हो, ये पॉइंट आपको मिलेंगे, एक तो 0 0 मिल ही गया था, एक बार -c आ गया, एक बार क्या आ जाएगा आपके पास -b और c मिलेंगे, एक बार आपको -a b और c मिलेंगे, ये 4 पॉइंट मिलेंगे। तो ये चारों पॉइंट वही तो मिल रहे हैं जो पिछले एग्जाम्पल में क्वेश्चन में अपन ने किए हैं, ऊपर जो क्वेश्चन मैंने किया है इसमें यही 4 पॉइंट दे रखे थे, इन 4 बिंदुओं से गुजरने वाले स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये जो क्वेश्चन है कई बार इस फॉर्म में भी पूछा जाता है कि इस तरह से अगर फेसेस दे रखे हैं टेट्राहेड्रन के आपको, कि इन फेसेस इस टेट्राहेड्रन के जो पॉइंट्स हैं 4 पॉइंट्स, उनसे पास होने वाले स्फीयर का इक्वेशन निकालो, तब सबसे पहले आप इस तरह से चारों पॉइंट निकालोगे, अब इनसे पास होने वाले स्फीयर का इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हो, जो ऊपर निकाला है वो इक्वेशन बन चुका है, ठीक है। ये तो इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में कई बार पूछा गया है, तो आप कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 मीट्स द एक्सेस in कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है क्रम से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर OABC, स्फीयर OABC का इक्वेशन फाइंड करिए। तो ये प्लेन आपको दे रखा है, तो प्लेन किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट अंतःखंड रूप में। ये जो प्लेन का इक्वेशन है ये किस फॉर्म में कहलाता है, इंटरसेप्ट फॉर्म या अंतःखंड रूप में। तो अंतःखंड रूप में जब प्लेन आप लिखोगे तो इस तरह का प्लेन बनता है, ये देखो, सपोज ये पॉइंट आपका A है, तो A पॉइंट पर जो इंटरसेप्ट है वो कितना है, A डिस्टेंस का। ये जो इंटरसेप्ट है ये कितने डिस्टेंस पर है,
ए डिस्टेंस पर। वाई एक्सिस पर जो पॉइंट लेंगे अपन, वो पॉइंट क्या मान लिया मैंने, बी। तो ये कितना इंटरसेप्ट है यहां पर, बी डिस्टेंस का, बी का। और जेड एक्सिस पर कितना है, सी। तो पॉइंट सपोज मैंने सी ले लिया, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या दे रखी है, सी। क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो अंतःखंड है वो ए लेंथ का है, वाई एक्सिस पर अंतःखंड बी यूनिट का है, और जेड पर कितना है, सी। तो ये जो अपने पास यहां पर प्लेन बनेगा, ये प्लेन बनेगा, ये वाला प्लेन, ठीक है, ये अंतःखंड रूप में प्लेन हो गया। तब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर पॉइंट ले रहे हैं तो एक्स डिस्टेंस तो ए, बाकी वाई और जेड इस पर 0 होंगे। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 बी 0। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0 और सी, ये होगा। और ये पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेते हैं, 0 0 0। तो 4 पॉइंट्स आपके पास बन गए। एक पॉइंट तो क्या, 0 0 0 ओरिजिन। दूसरा पॉइंट क्या है, ए 0 0। तीसरा पॉइंट क्या है, 0 बी 0। और चौथा पॉइंट क्या बन गया मेरे पास, 0 0 सी। तो स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है जो इन पॉइंट से होकर जा रहा है, ठीक है, ओ ए बी सी का, यानी ओ ए बी और सी, इन पॉइंट से पास होने वाले स्फीयर का इक्वेशन निकालना है आपको। तो अब इन 4 बिंदुओं से गुजरने वाले स्फीयर का इक्वेशन निकाल सकते हो। कल अपन ने निकाला था ये इक्वेशन, क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने कल फाइंड किया था, आपको कहा भी था कि इन 4 बिंदुओं से गुजरने वाले स्फीयर का इक्वेशन आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये इक्वेशन लगातार काम में आएगा। तो आप चाहें तो पास करवा के निकाल सकते हैं इक्वेशन, या आप इसको इस तरह से कल अपन ने निकाल ही दिया था, उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट लिखो एक क्वेश्चन, a plane passes through a fixed point, passes through a fixed point, a fixed point ABC, ABC, and cuts axis in capital A, capital B, capital C, so that locus of the center of sphere, of the center of sphere OABC is A upon X plus B upon Y plus C upon Z इक्वल टू 2। ये प्रूव करना है, ठीक है। क्या दे रखा है देखो आपको, ए प्लेन पासेज थ्रू ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट एबीसी से प्लेन पास हो रहा है, एक तो ये दे रखा है, एंड कट्स द एक्सेस इन एबीसी। तो प्लेन अगर एक्सेस को एबीसी पर कट कर रहा है तो इस तरह का प्लेन बनेगा। सपोज एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, ए पॉइंट पर, वाई को सपोज बी पर, जेड को कहां कर रहा है, सी पर। अब एबीसी फिक्स पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है आपको, तो एबीसी से अब आप एबीसी नहीं लेंगे यहां पर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, क्योंकि एबीसी तो कोई भी फिक्स पॉइंट दे रखा है। तो अब ए बी और सी के अलावा कुछ भी ले लोगे। सपोज ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, अल्फा 0 0। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए, 0 बीटा 0। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए, 0 0 और गामा, इस तरह के। क्योंकि एबीसी पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए उसको अपन यहां नहीं ले रहे, ठीक है। अपन ने ए बी और सी पर ये अंत जो एक्सिस है उनको कट कर रहा है प्लेन, इसलिए ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स अपन ने मान लिए। तो इसमें प्लेन एबीसी का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन एबीसी। एबीसी समतल का इक्वेशन क्या होगा, क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन एल्फा
प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इक्वल टू 1, अंत्यखंड रूप में समतल का समीकरण इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पर जो अंत इंटरसेप्ट ले रहे हैं वो कितनी लेंथ का है, अल्फा का। ठीक है, वाई एक्सिस पर कितना है, बीटा का, जेड एक्सिस पर क्या है, गामा, इसलिए ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो ये प्लेन है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, एबीसी पॉइंट से। तो ये भी मैं चलो पास करवा देता हूं इससे, प्लेन पासेज थ्रू पॉइंट एबीसी। तो क्या लिख सकते हैं इसको, प्लेन पासेज थ्रू पॉइंट एबीसी। तो एबीसी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये मेरे पास बनेगा ए अपॉन एल्फा। सो ए अपॉन एल्फा बी अपॉन बीटा प्लस सी अपॉन गामा इक्वल टू 1, सपोज रिलेशन नंबर 1। तो ये अपन ने प्लेन बना दिया, प्लेन को एबीसी पॉइंट से पास करवा दिया। सो दैट द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी, स्फीयर ओ ए बी सी के सेंटर का लोकस फाइंड करना है, स्फीयर ओ ए बी सी के केंद्र का बिंदुपथ आपको ज्ञात करना है। तो वो किस तरह से निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले स्फीयर ओ ए बी सी होना चाहिए अपने पास। तो इक्वेशन ऑफ लिखेंगे अपन, इक्वेशन ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी, बताइए क्या होगा। हाँ ठीक है, क्योंकि आप देखोगे वे 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, ओ तो ओरिजिन हो गया, ए पॉइंट क्या है अल्फा 0 0, बी पॉइंट क्या है 0 बीटा 0, सी पॉइंट क्या है 0 0 गामा। तो इन 4 बिंदुओं से गुजरने वाले स्फीयर का इक्वेशन पहले ही अपन निकाल चुके हैं। तो सीधा काम में लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस गामा जेड इक्वल टू 0। ये स्फीयर का इक्वेशन हो गया। इक्वेशन, इस स्फीयर के इक्वेशन के सेंटर का क्या निकालना है, हमें लोकस निकालना है, केंद्र का बिंदुपथ निकालना है। तो केंद्र चाहिए इसका, तो सेंटर क्या हो जाएगा, देखो इसके सेंटर, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, एक्स के कोऑर्डिनेट का हाफ करना है तो अल्फा बाई 2 और साथ में साइन चेंज करना होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर वाई कोऑर्डिनेट का हाफ करना है तो बीटा बाई 2 साइन चेंज कर दिया और फिर क्या आ गया यहां पर गामा बाई 2। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, देखो वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर, गोले के केंद्र का बिंदुपथ निकालना है। तो लेट ये मैंने मान लिया कि जो सेंटर है स्फीयर का, सेंटर, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एफ कोमा जी कोमा एच। अब जब भी आपको बिंदुपथ फाइंड करना है तो बिंदुपथ कैसे निकालते हैं अपन, जिस भी पॉइंट का बिंदुपथ निकालना है उसके कोऑर्डिनेट्स अपन कुछ मान लेते हैं अपनी तरह से, जैसे 2D के अंदर h कोमा के आप मान लेते थे और फिर h और k में रिलेशन निकाल देते थे कि भाई h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर सपोज 5 आ गया। तो जब ये h और k में रिलेशन आपके पास आ गया, उसके बाद h को किससे रिप्लेस कर देते थे, x से, k की जगह क्या लिखते थे, y, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, इस तरह का फाइनल इक्वेशन मिलता था, जिसको अपन उस पॉइंट का क्या कहते थे, लोकस कहते थे। तो जिस भी पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उसके कोऑर्डिनेट्स 3D के अंदर अपन मान लेंगे एफ जी एच, ये मैंने मान लिए। तो अगर एफ जी एच में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मान रहा हूं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो ऊपर मैं निकाल भी चुका हूं, क्या है मेरे पास, अल्फा बाई 2, बीटा बाई 2, गामा बाई 2। तो दोनों ही अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं तो सेंटर तो स्फीयर का सेम होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एफ किसके बराबर होगा, अल्फा बाई 2 के एक्स कोऑर्डिनेट, जी इक्वल टू क्या है, बीटा बाई 2 और h इक्वल टू किसके है, गामा बाई 2। भाई एक स्फीयर के सेंटर के तो कोऑर्डिनेट हैं दोनों, ये अपने पास आए हैं, ये मैंने मान लिए हैं। तो f इक्वल टू अल्फा बाई 2, g इक्वल टू बीटा बाई 2 और h इक्वल टू गामा बाई 2। यहां से मैं लिख सकता हूं अल्फा इक्वल टू 2f, बीटा इक्वल टू किसके हो गया 2g और गामा इक्वल टू किसके हो गया 2h। अल्फा, बीटा और गामा ये सारी वैल्यू में रख रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इस इक्वेशन में।
ए अपॉन एल्फा प्लस बी अपॉन बीटा प्लस सी अपॉन गामा इक्वल टू 1। तो एल्फा बीटा और गामा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में मैं यूज कर रहा हूं, तो लिखेंगे यूजिंग इन फर्स्ट। तो ये था मेरे पास ए अपॉन एल्फा, एल्फा इक्वल टू 2f प्लस बी अपॉन बीटा, बीटा इक्वल टू 2g प्लस सी अपॉन गामा, गामा इक्वल टू 2h और इक्वल टू किसके 1 के। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने रख दिया। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखो, ए अपॉन ये बनेगा दिस इंप्लाइज ए अपॉन एफ प्लस बी अपॉन जी प्लस सी अपॉन एच इक्वल टू किसके आ गया 2 के। अपन को क्या निकालना है, लोकस फाइंड करना है, किसका, सेंटर का। तो लोकस फाइनली फाइंड कर दोगे आप, ये लिखोगे लोकस ऑफ या बिंदुपथ किसका, लोकस ऑफ एफ जी एच, इस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो इसका बिंदुपथ निकालने का मतलब क्या हुआ, एफ को किससे रिप्लेस कर दोगे, एक्स से, जी को किससे रिप्लेस कर दोगे, वाई से, एच को किससे रिप्लेस कर देंगे, जेड से। तो ये मेरे पास आ गया ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इक्वल टू 2। तो ये सेंटर का क्या आ गया, लोकस आ गया। यही अपन को प्रूव करना था कि अगर ओ ए बी सी एक स्फीयर बन रहा है और प्लेन ए बी सी फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, उस केस में जो स्फीयर है उसके सेंटर का जो लोकस है वो ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इक्वल टू 2 बनेगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A sphere of constant radius r passes through the origin, and cuts the axis in capital A, capital B, capital C. Prove that the locus of a sphere of constant radius passes through the origin and cuts the axis ABC। इस तरह लिखो, sphere of constant radius, ये K दे रखा है इसने, of constant radius K passes through origin and cuts the axis in ABC. Prove that the locus of the centroid of the triangle ABC is, ट्राइंगल ABC के सेंट्रोइड का लोकस फाइंड करना है और प्रूव करना है कि वो आएगा क्या, 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू के स्क्वायर। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस क्या दे रखी है, के दे रखी है। स्फीयर कहां से पास हो रहा है, एक तो ओरिजिन से पास हो रहा है और एक्सेस को एबीसी पर काट रहा है। तो इस तरह से बन गया, देखो अपने पास एक पॉइंट एक्सिस को सपोज ए पर काट रहा है, वाई को बी पर काट रहा है, जेड को किस पर काट रहा है, सी पर काट रहा है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे कुछ भी, सपोज A00, ठीक है, क्योंकि एबीसी पहले क्वेश्चन में दे रखा था स्मॉल एबीसी, इसलिए अपन ने अल्फा मान लिया था। यहाँ तो कुछ दे ही नहीं रखा तो AB00 मान लिया, इसके 0B0 मान लिए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए मैंने, 0 मान लिए, यहाँ पर ओरिजिन है, ठीक है। ये तो इस स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा, सबसे पहले तो मैं यही लिख लेता हूं, इक्वेशन ऑफ स्फीयर OABC स्फीयर का इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX
माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। ये स्फेयर का इक्वेशन बन गया। ये कह रहा है कि स्फेयर की रेडियस क्या दे रखी है, के। तो स्फेयर की रेडियस निकालें, उसके लिए इसका सेंटर देखो। सेंटर क्या बनेगा, a/2 कोमा b/2 कोमा c/2, ये सेंटर हो गया। और इसकी जो रेडियस है, रेडियस इक्वल टू क्या बनेगी, रूट u स्क्वायर यानी कि a²/4 प्लस v² b²/4 हो गया, प्लस w² c²/4 माइनस d, तो d 0 है यहां पर, तो ये मेरे पास बन गया। तो ये किसके बराबर दे रखा है, k के इक्वल। तो यहां से अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर करूं तो ये लिख सकते हैं अपन 4k² इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c²। ये सपोज रिलेशन नंबर 1 मेरे पास आ गया। तो सबसे पहले मुझे स्फेयर OABC की रेडियस दे रखी है, या उस स्फेयर की रेडियस k दे रखी है, जिसका जो एक तो ओरिजिन से पास हो रहा है और एक्सेस को ABC पर कट कर रहा है। तो यानी 4 पॉइंट से गुजरने वाले स्फेयर का मैंने इक्वेशन निकाल दिया, उसके रेडियस को किसके इक्वल रख दिया, k के इक्वल। प्रूव दैट द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। अब सेंट्रोइड का लोकस निकालना है आपको, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड क्या होता है, केंद्रक। सेंट्रोइड इसका मतलब है केंद्रक। लेट सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल हो गया अपना त्रिभुज, ट्राइंगल ABC इज। तो इसका लोकस फाइंड करना है। इसके लिए इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैंने क्या मान लिए, FGH। सपोज जो ट्राइंगल बन रहा है ABC, यहां पर ABC ट्राइंगल जो बनेगा आपके पास, इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है। ये आपके पास हो गया A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स A0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 B 0, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 C, ये है। तो इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड होगा, केंद्रक होगा, उसका लोकस आपको फाइंड करना है। तो मैंने मान लिया कि ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, FGH, क्योंकि जिस भी पॉइंट का लोकस आपको निकालना है उसके कोऑर्डिनेट्स अपन क्या मान लेते हैं, FGH। और यहां फॉर्मूले से बट सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे क्या होंगे यहां पर फॉर्मूले से बताओ। इस ट्राइंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये क्या करते हैं, बिल्कुल x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो x कोऑर्डिनेट क्या है, a प्लस 0 अपॉन 3 यानी कि a/3 कोमा, फिर y कोऑर्डिनेट्स का सम करोगे अपॉन 3 करेंगे, फिर z कोऑर्डिनेट्स का सम करोगे अपॉन 3 करेंगे। तो ये सेंट्रोइड आ रहा है मेरे पास ट्राइंगल का। मैंने ये सेंट्रोइड माना है, तो दोनों सेंट्रोइड के ही तो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सो क्या होगा, f इक्वल टू किसके बराबर होगा, a/3 के, g इक्वल टू किसके होगा, b/3 के, और h इक्वल टू किसके हो गया, c/3 के। तो यहां से मैं ABC की वैल्यू निकाल सकता हूं। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 3f, b इक्वल टू 3g और c इक्वल टू किसके आ गया, 3 इंटू h। ABC की वैल्यू कहां रख दूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो यूजिंग इन 1 तो 1 में जब रखोगे तो 1 क्या देखो, 4k² इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c²। तो ये अपने पास बनेगा 4k² इक्वल टू a² यानी कि 9f² प्लस b² तो ये हो गया 9g² प्लस c² तो 9h²। तो ये अपने पास बन गया 4k² इक्वल टू 9 इंटू f² प्लस g² प्लस h²। और मुझे FGH का क्या लेना है, लोकस। तो फाइनली आप इसका लोकस लिख देंगे, लोकस ऑफ पॉइंट FGH, यानी F को X से रिप्लेस करोगे, G को Y से रिप्लेस करोगे, H को Z से रिप्लेस करेंगे। तो ये अपने पास आ जाएगा 4k² इक्वल टू 9 इंटू x² प्लस y² प्लस z²। तो ये ट्राइंगल ABC के सेंट्रोइड का क्या मिल गया मुझे, लोकस मिल गया 4k² इक्वल टू 9 इंटू x² प्लस y² प्लस z²।
ठीक है, तो इस तरह से अपन स्फेयर की प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह के आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें फिर अपन आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।